जौनसार की मिट्टी से लेके ये जो आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक का सफर तय किया, ये बड़े संघर्षों से जूझता रहा होगा। आपने माटी की बात करी सर। वास्तव में माटी अगर उपजाऊ हो, उसके ऊपर अगर बीज कैसे ही भी उल्टे सीधे फेंके जाएं तो जरूर अंकुरित होते हैं। और उसके बाद अगर उसकी निराई गुड़ाई समय समय पर होती रहे और मौसम साथ दे तो पौधा जरूर अंकुरित होता है। शायद जौनसार बावर की उपजाऊ मिट्टी और वहाँ के वो खाद्यान्न, वहाँ के वो खेत खलियान, उसमें इतने कीमती कीमती नग है लोक संस्कृति के। हम लोगों ने भी उसको एक पता नहीं कितना सकारात्मक प्रयास हुआ इकट्ठा करने की कोशिश की जरूर है। जौनसारी संस्कृति जो है वो बाकी लोक संस्कृतियों से अलग कैसे है और इसकी विशेषता क्या है? जौनसारी जनजाति संस्कृति है और मैं ये मानता हूँ कि जो आपने कहा कि अलग क्यों है, अलग इसलिए कि जौनसारी संस्कृति प्रकृति के बहुत नज़दीक है। कब आपके मन में आया कि नहीं इसको आपको इंटरनेशनली ले जाना है? हम तो ये सोच रहे थे कि जो ये गांव है हमारा, यही देश और दुनिया है, यही पूरा संसार है। पहली बार एक देहरादून में एक कार्यक्रम के लिए हम लोग आए, इत्तेफाक से ही आए, तो हम लोग ढोल दमाऊ रणसिंगा लेके आए। यहाँ इतना लोगों ने पसंद करा उसको, रणसिंगे को सुनने के बाद, ढोल को बजाने के बाद, कि हम बहुत खुशी खुशी वापस गए। लेकिन जब वापस गए तो गांव में उतनों को पंचायत हो गई और कहा कि इनको दंडित करो, ये गांव का ढोल दमाऊ ले गए। और जब ये बात आई सर तो मेरे को तो उतना हो नहीं, लेकिन जो उस वाद्य यंत्र जिसके अंडर में थे उसको 50 रुपया उन्होंने दंड लगा दिया। आधुनिकता की जो दौड़ है, जो भागम भाग है, उसमें जो हमारे लोकल ट्रेडिशन है या लोक संस्कृतियां हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है अपने आप को बनाए रखना। इस समय सर वो है कि ये जो पश्चिमी संस्कृति की आंधी है, इसमें गांव की कलाएं, हमारा गांव का माहौल, संयुक्त परिवार और ये पलायन, ये 3-4 चीज़ें ऐसी आई कि हमारे 1 दशक में इन्होंने लगभग लोक संस्कृति को इतना प्रभावित किया कि लोक कलाकार बिल्कुल अपने उस कला से अलग हो गए और पश्चिम संस्कृति की तरफ सब लोग जाने लगे। उस दौरान हम लोगों ने अगर इसको शायद संभाला ना होता तो हमारे आंगन आज उस लोक संस्कृति से खाली हो गए होते। दुनिया तो न्यूक्लियर फैमिली पे चल रही है, तो इन्होंने इस सहकारिता को कैसे मेंटेन किया? ये सर जौनसार बावर का वो जो सांस्कृतिक विशेषता है, क्योंकि जो आदमी वहाँ से एकांकी परिवार के लिए निकला, उनको भोजन अच्छा मिल गया, उनको एक प्राइवेसी, एक थोड़ा सा ये हो गया कि पति पत्नी और 2 बच्चों के साथ उनका वो वाला लिविंग स्टैंडर्ड थोड़ा अप हुआ होगा। लेकिन सर मैं उसके उदाहरण आपको दे सकता हूँ कि जब भी उनके साथ कोई दिक्कतें आई तो फिर वो गांव के उस संयुक्त परिवार की तरफ आए। और बड़ा उदाहरण कोरोना आपके सामने है। छोटोड़ा बे ओरे जूनो लामोड़ा निपाला रे, काना चुंगो धनुषो बाणो शिकारो के चाला रे। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि डायलॉग का पॉडकास्ट। जो शख्सियत आज हमारे बीच इस पॉडकास्ट पे मौजूद है, उनके लिए मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं जिन्हें मैं पढ़ना चाहता हूं। पहाड़ों की इन वादियों से, जहां ढोल दबाओं की थाप सिर्फ संगीत नहीं बल्कि पहचान होती है, जहां लोकगीतों में इतिहास सांस लेता है और जहां संस्कृति किताबों में नहीं लोगों के दिलों में जिंदा रहती है। एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने जौनसार बावर की मिट्टी की खुशबू को गांव की चौपाल से उठाकर अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचा दिया। एक कलाकार, एक सांस्कृतिक योद्धा, एक ऐसा नाम जिन्होंने लोक संस्कृति को न सिर्फ बचाया बल्कि उसे एक नई पहचान दिलाई। बराक ओबामा से लेकर भारत के राष्ट्रपति तक देश विदेश के मंचों पर जिनकी गूंज सुनाई दी, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी, मैं कहूंगा, लोकगीत, लोक नृत्य और मिट्टी के नाम कर दी। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त जौनसारी लोक कलाकार डॉक्टर नंदलाल भारती जी के साथ आज हम पॉडकास्ट कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। बहुत आभार और बहुत धन्यवाद। यकीनन आपको अपने सामने मैं देख रहा हूं तो मुझे बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है। मैं सर बिल्कुल बहुत अपने को गौरवान्वित और प्रसन्नचित महसूस कर रहा हूं कि आपके इस बहुत ही दिव्य और एक ऐसे पायदान पर बैठा हूं जो शायद इस वार्ता की पराकाष्ठा हो सकती है। बहुत आभार आपका। थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूं कि जौनसार की मिट्टी से लेके ये जो आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक का सफर तय किया, ये बड़े संघर्षों से जूझता रहा होगा। आपने माटी की बात करी सर। वास्तव में माटी अगर उपजाऊ हो, उसके ऊपर अगर बीज कैसे ही भी उल्टे सीधे फेंके जाएं तो जरूर अंकुरित होते हैं। और उसके बाद अगर उसकी निराई गुड़ाई समय समय पर होती रहे और मौसम साथ दे
तो पौधा जरूर अंकुरित होता है। शायद जौनसार बावर की उपजाऊ मिट्टी और वहाँ के वो खाद्यान्न, वहाँ के वो खेत खलियान, उसमें इतने कीमती कीमती नग है लोक संस्कृति के। हम लोगों ने भी उसको एक पता नहीं कितना सकारात्मक प्रयास हुआ, इकट्ठा करने की कोशिश की जरूर है। तो आज भी वो संस्कृति जिस गांव से ओझल हो रही थी गांव में, फिर से लबालब है सर। बट बचपन में ऐसा कौन सा अनुभव या कौन सा इंसिडेंट ऐसा आपके साथ हुआ जिसने आपकी धारा इस क्षेत्र की ओर मोड़ दी? ये सर बचपन में जब मैं 8वीं 9वीं में ही पढ़ा करता था, मेरे गुरुजी थे, आज है नहीं, सूरत सिंह चौहान जी नाम था उनका। वो बहुत अच्छे कलाकार थे उसके रामलीला के। तो जब मैं अपने नौकरी के पहले उसमें अब आया तो उन्होंने मेरे को कहा कि आप जो है, क्योंकि रामलीला तो अब लगभग गांव से ख़त्म हो गई थी, कि अपनी जो लोक संस्कृति है, जो आंगन के ये कार्यक्रम है, इनको हम थोड़ा सा मुख्य धारा में ला के इनको प्रोत्साहन दे सकते हैं, हम अपने गांव के कार्यक्रम करेंगे। तो वहाँ से एक शुरुआत हुई, जहाँ पर हमारे वो लोक कलाकार जिनकी स्थिति ज़्यादा ठीक नहीं थी, वो अपने व्यवसाय से भी और अपने उस हुनर से भी, लेकिन सर हमने उस गांव के आंगन में जा कर के थोड़ा सा व्यवस्थित करा, और इतना फिर लोगों का रुझान और प्रोत्साहन मिलता रहा कि हम आगे बढ़ते गए, और बढ़ते बढ़ते आज गतिमान ही है अभी भी। बट मैंने देखा आपने जौनसारी संस्कृति को गांव से निकाल के अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचा दिया। तो ये सपना आपका था? कब आपके मन में आया कि नहीं, इसको आपको इंटरनेशनली ले जाना? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। हम तो ये सोच रहे थे कि जो ये गांव है हमारा, यही देश और दुनिया है, यही पूरा संसार है। लेकिन हम पहली बार एक देहरादून में एक कार्यक्रम के लिए हम लोग आए, इत्तेफाक से ही आए। तो हम लोग ढोल दमाऊ रणसिंगा लेके आए यहाँ इतना लोगों ने पसंद करा उसको, रणसिंगे को सुनने के बाद, ढोल को बजाने के बाद, कि हम बहुत खुशी खुशी वापस गए। लेकिन जब वापस गए तो गांव में उतनों को पंचायत हो गई और कहा कि इनको दंडित करो, ये गांव का ढोल दमाऊ ले गए। और जब ये बात आई सर, तो मेरे को तो उतना हो नहीं, लेकिन जो उस वाद्य यंत्र जिसके अंडर में थे उसको 50 रुपया उन्होंने दंड लगा दिया कि आप देहरादून क्यों लेके आए? क्यों ले गए। तो मैंने उसको कहा ये तेरी नहीं, गलती हमारी थी, 50 रुपये हम देंगे। लेकिन उस गांव के जो मेरे गुरुजी थे, उन्होंने वहाँ जाके बोला कि ये तो अच्छा काम था। और फिर उन्होंने मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, उन्होंने कहा कि आप इसको बार बार ले जाना, और मैं ये बोल दूंगा कि ये जो ढोल में वो आए हुए हैं डेंट, रणसिंगे में जो वो है, ये उसको ठीक कराने के लिए ले जाएंगे, तो इनको रोकना मत। तो सर उस बहाने फिर हम उसको ले जाते गए, और आज वही ढोल की थाप और रणसिंगे की गूंज उस गांव से निकली, तो फिर आज तक गूंज रही है। बट आपको लगता है कि आज की जो आधुनिकता की जो दौड़ है, जो भागम भाग है, उसमें जो हमारे लोकल ट्रेडिशन है या लोक संस्कृतियां हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है अपने आप को बनाए रखना? इस समय सर वो है कि ये जो पश्चिमी संस्कृति की आंधी है, इसमें गांव की कलाएं, हमारा गांव का माहौल, संयुक्त परिवार और ये पलायन, ये 3-4 चीज़ें ऐसी आई कि हमारे 1 दशक में इन्होंने लगभग लोक संस्कृति को इतना प्रभावित किया कि लोक कलाकार बिल्कुल अपने उस कला से अलग हो गए और पश्चिम संस्कृति की तरफ सब लोग जाने लगे। उस दौरान हम लोगों ने अगर इसको शायद संभाला ना होता, तो हमारे आंगन आज उस लोक संस्कृति से खाली हो गए होते। लेकिन हम लोगों ने उसके बाद जब निकले, तो जौनसार से देहरादून, देहरादून से उत्तराखंड के 13 जिले हैं, तब नहीं थे 13 जिले, लेकिन तब भी हम उत्तराखंड के दायरे में ब्लॉक स्तर पे गए। हम लोग नुक्कड़ नाटक करे सर, मैंने करीब 1100 नुक्कड़ नाटक किए। 1100 नुक्कड़? 1100 जगह। 1100 जगह। और कहाँ? कम से कम 3 राउंड तो मैं जौनसार में लगा चुका हूँ। 358 वहाँ पे रेवेन्यू गांव है, 358, और करीब 100 से ऊपर वहाँ पे मजरे हैं छोटे छोटे, लेकिन वहाँ 12 महीने की बसावट है, जो हमारी छानियाँ हैं, हमारे खेड़े हैं उसमें। तो 3 राउंड लगभग वहाँ, और 2 चीज़ों का मिश्रण था सर ये, एक कठपुतली, एक नुक्कड़ नाटक, और दूसरा हमारा अपना ट्रेडिशनल माध्यम उसको परोसने का। तो वो इतना पॉपुलर हुआ कि हमारी इतनी पूछ हुई। फिर हम 13 ज़िले जो आज भी हैं हमारे उत्तराखंड के, उसमें मैं सब जगह गया हूँ। मुनस्यारी हो, डीडी हाट हो, धारचूला हो, अपना बागेश्वर हो, गोपेश्वर हो, जो भी है, मतलब ब्लॉक स्तर तक। और था वही चौराहे पे गए, अपना नुक्कड़ नाटक के लिए एक पर्दा होता था, उसमें बीच बीच में छेद होते थे, आगे अभिनय करते थे और पीछे से हम लोग बजाना गाना। गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट नहीं? 1 लाल पैसे का नहीं। हमारी एक संस्था थी, समता नाम था उसका। उन्होंने हमको बाद में 250 रुपये पर प्रोग्राम, उसी में आना जाना खाना पीना सब था, 250 रुपये। लेकिन 250 रुपये में सर हमारे कलाकार 12 होते थे। हम बोलते थे 5-7 चलेंगे, लेकिन चलते चलते हर प्रोग्राम में 10-12 हो जाते थे।
₹250 में 12 कलाकार अपनी लोक संस्कृति की प्रस्तुति देते हैं। जिस दिन हमने उसको छोड़ा उस दिन वो बढ़ के 750 हो गए थे। आप मुझे बताइए, जौनसारी संस्कृति जो है वो बाकी लोक संस्कृतियों से अलग कैसे है और इसकी विशेषता क्या है? जौनसारी जनजाति संस्कृति है और मैं ये मानता हूँ कि जो आपने कहा कि अलग क्यों है, अलग इसलिए कि जौनसारी संस्कृति प्रकृति के बहुत नज़दीक है। हम लोगों का जो जीवन है वो पूरा के पूरा प्रकृति के नज़दीक का है, चाहे वो भोजन बनाने का हो, चाहे वो अपने मकान बनाने का हो, चाहे हमारी यात्रा, हमारे विषु, हमारी दीपावली, हमारा माघ महोत्सव, हमारे कई और पंडवानी नृत्य, हमारे ऋतुगत गीत, ये भेड़ नहाने वाली हमारी नुड़ाई, ये सब कुछ हमारे वो है जो हमको और पूरे उत्तराखंड से या देश से बिल्कुल अलग करता है। मनाने का तरीका बिल्कुल अलग है। हम लोगों की विवाह शादी ये बिल्कुल देश से अलग है, लेकिन सर संयुक्त परिवार की जो एक जोड़ है उसमें जो प्रेम का पुश है, जो प्रेम की एक आपस में तालमेल है, सहकारिता की जो भावना है, वो हमारी संस्कृति की जड़ें हैं और वो जड़ें आज भी मजबूत है। मैं आपको बता दूं 80% लोग जनजाति क्षेत्र जौनसार बावर में आज भी संयुक्त परिवार में हैं और कल के अखबार में एक न्यूज़ छपी है कि हमारे जौनसार बावर में आज भी 112 लोग एक परिवार में हैं, 112 लोग। और जो प्रीतम सिंह जी हमारे माननीय अभी विधायक जी हैं, उनमें 90-95 लोग उनके परिवार में हैं और जो 45 से ऊपर है उसमें मेरा परिवार भी है। लेकिन दुनिया तो न्यूक्लियर फैमिली पे चल रही है, तो इन्होंने इस सहकारिता को कैसे मेंटेन किया? ये सर जौनसार बावर का वो जो सांस्कृतिक विशेषता है, क्योंकि जो आदमी वहाँ से एकांकी परिवार के लिए निकला उनको भोजन अच्छा मिल गया, उनको एक प्राइवेसी, एक थोड़ा सा ये हो गया कि पति पत्नी और 2 बच्चों के साथ उनका वो वाला लिविंग स्टैंडर्ड थोड़ा अप हुआ होगा। लेकिन सर मैं उसके उदाहरण आपको दे सकता हूँ कि जब भी उनके साथ कोई दिक्कतें आई तो फिर वो गांव के उस संयुक्त परिवार की तरफ आए और बड़ा उदाहरण कोरोना आपके सामने है कि जो भी एकांकी की तरफ गए थे वो लगभग चारों पाँव अपना फिर वापस लौटे गांव और वो सबक भी मिला और आज उससे भी हमारे संयुक्त परिवार और मजबूत हुए और इसके साथ साथ संस्कृति को तो फिर मजबूत होना ही था। आज आप देखेंगे तो जौनसार बावर में भी एक हफ्ता पहले एक कार्यक्रम हुआ है जिसमें 40,000 लोग हम लोग एक साथ चले हैं। ये 7 तारीख की बात है। मैं उस कार्यक्रम का मंच पर संचालन कर रहा था 7 तारीख को, तो 40,000 लोग बगैर किसी पुलिस के, बगैर किसी रुका उसके, मतलब वो संस्कृति सर जहाँ है वहाँ। आप ऐसा लग रहा है, आप तो कह रही है अनुसंधान का विषय है, पूरी ये कल्चर पूरा अनुसंधान का विषय है। मैं इस बात को बोलता हूँ कि जो गांव का आंगन है वो हमारा शोध केंद्र भी है और जो आपने कहा अनुसंधान केंद्र भी है, वो हमारी प्राथमिक पाठशाला भी है और ज्ञानशाला भी है। हम लोग वहाँ से जो कला को, जो परिवार के प्रेम को, एकता को, समन्वय को, मानवता को, मानवीय मूल्यों को जो लड़खड़ाते कदमों से चलना सीखते हैं और तोतली भाषा से हम अपनी संस्कृति के गीत गुनगुनाना सीखते हैं, उसको राग सीखने की जरूरत नहीं है। कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आपने पार्टिसिपेट किया, वो अनुभव आपका कैसा रहा? ये सर मैं एक उदाहरण देकर शायद मेरा प्रश्न पूरा हो जाएगा। 2016 में एक कार्यक्रम हुआ जिसको नाम दिया गया विश्व सांस्कृतिक महोत्सव। विश्व सांस्कृतिक महोत्सव, और गिन के बता रहा हूँ आपके चैनल पे 155 देशों की भागीदारी हुई इसमें। 155 कंट्रीज के लोगों ने पार्टिसिपेट। बिल्कुल, उनका फ्लैग लगा हुआ, उसके नीचे उनका या तो राष्ट्राध्यक्ष बैठा हुआ या उप प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति, बिल्कुल लाइन से 155 देश, 37,000 हम लोग उस पर कलाकार थे। 37,000, 3 दिन का कार्यक्रम था ये। 7 एकड़ का वो मंच था, 7 एकड़ का। और मैंने सर उत्तराखंड से 400 कलाकारों के साथ उसका प्रतिनिधित्व किया था। और आप अभी भी उसको तलाश सकते हैं, कॉस्मिक रिदम वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल 2016 में आप देखेंगे तो ये जौनसारी जनजाति का 155 देशों के बीच में बिल्कुल मंच के बीचों बीच जो 7 एकड़ का मंच है, हम ढोल दमाव रणसिंगा बड़े बड़े नगाड़ों से अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। उसके बाद भारत का एक कलाश्री पुरस्कार है जो पूरे देश के नाम था, वो मेरे को दिया गया और बेंगलोर में मिला। तो जो आपने कहा कि अनुभव क्या रहा, जिसको 25 आदमी गांव के बमुश्किल आंगन में देखा करते थे, सुना करते थे, उनको इतना बड़ा मंच मिला। और सर उसके बाद तो कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे जाना हुआ, अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों से मिलना हुआ। और ख़ास तौर से जो जनजाति है, मैं झाबुआ है, काला हांडी है, भोपाल है, अपना गुजरात है, महाराष्ट्र है, देश के सर में 24 स्टेटों में जा चुका हूँ जनजाति कार्यक्रमों के लिए।
इनके संरक्षण के लिए हम लोग कुछ कर रहे हैं? मैं आपके अनुभव से समझना चाहता हूँ। अनुभव सर इसमें यह है कि हमारे देश के 7 केंद्र है इसके लिए बनाए हुए, जो देश को 7 भागों में बांटा है और 7 मुख्यालय आईएएस रैंक का निदेशक बैठता है और उसका मकसद यही है कि हम लोग अपनी संस्कृति का आदान प्रदान करें। लेकिन उत्तराखंड में अभी तक कोई ऐसा संस्थान नहीं है जहाँ पे हम अपनी लोक संस्कृति को निखार सकें, उसकी सफाई कर सकें। और ये कि हमारे पास कितनी विधाएं हैं, कुमाऊं में कितनी है, गढ़वाल में कितनी है, जौनसार में कितनी है और विलुप्त कितनी हो रही है। आज हर चीज़ पे सर शोध हो रहा है, पक्षियों पे हो रहा है, तितलियों पे हो रहा है, जो पानी में है उन जीवों पे हो रहा है, जो उड़ रहे हैं उन पे हो रहा है। लेकिन कलाकार, उत्तराखंड की बात करता हूँ, उत्तराखंड में कितने कलाकार हैं, कितनी विधाएं, कितनी रोज़ मर रही है, कोई आंकड़ा नहीं है। ये थोड़ा कष्ट देने वाली दुख है सर इस बात का, क्योंकि मैं अपने सामने मैंने एक से एक पुस्तकालय जो अपने साथ ले गए लोक कला का, जो एक पूरी धरोहर को अपने साथ ले गए, मैंने अपनी आंखों से उनको जाते हुए देखा। हालांकि मैंने उनको आकाशवाणी में, दूरदर्शन में उन कला को संरक्षित करने की कोशिश की, लेकिन वो मैं उनको करा पाया जो चल के यहाँ तक पहुँच तो पाए। लेकिन आज भी जो लोग गांव में बचा खुचा है, मैं कई बार निवेदन कर चुका हूं कि मैं एक बार दोबारा से पूरे उत्तराखंड को घूमना चाहता हूं, जो बचा है उसका संग्रह करना चाहता हूं। अभी भी मेरा वो पत्र अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के टेबल पे कहीं होगा, लेकिन मेरे को आने जाने की व्यवस्था केवल मांगी है मैंने। तो मैं चाह रहा हूँ सर, जो भी बचा है देर हो जाएगी बहुत अगर हमने उसको संग्रह नहीं करा। और आप चाहते हैं कि उसे संग्रह किया? मैं इसलिए चाहता हूं कि वो इतना कीमती है कि करोड़ों छोड़िए अरबों भी आप करेंगे तब भी वो नहीं मिलेगा। उसके साथ हमारा इतिहास जुड़ा है, उसके साथ हमारा बीज है, और जो बीज सर चला जाएगा, जिसका आकार विकार कुछ मालूम ही नहीं होगा, उसको हम दोबारा कैसे ला पाएंगे। वो तो हमारी उत्तराखंड की एक ऐसी धरोहर है जहाँ से पता नहीं उस बीज से हमारा कितना अतीत का इतिहास छुपा है उसमें। आपने तो, मैंने देखा कि अमेरिका के राष्ट्रपति बराक हुसैन ओबामा और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के सामने भी प्रस्तुति दी थी। 9 बार सर मैं राष्ट्रपति के सामने जा चुका हूँ, 9 राष्ट्रपति के सामने। और जो 2 आपने बताया उसके मैं आपको बताता हूँ। ये 2015 की बात है, जब ओबामा जी जो है हमारे मुख्य अतिथि बन के आए थे 26 जनवरी दिल्ली में। तो यहाँ से उत्तराखंड से मेरा सिलेक्शन हुआ, मैं पूरे दल के साथ गया। और उसमें जो बाबा केदार की झांकी थी, मैं झांकी का जो दरवाज़ा है उसमें जो बाबा का रोल है ऐसे करके, मैं उस झांकी में उस रोल में हूँ। लेकिन वो तो एक राजपथ की एक झांकी थी। उसके बाद हम लोगों ने राष्ट्रपति भवन में जाके कार्यक्रम किया। हमारे प्रणब मुखर्जी साहब उस समय हमारे राष्ट्रपति थे। और जब सर मैं उस पे झांकी पे गुजरा तो मैं उस साइड था जिस साइड ओबामा जी और हमारे राष्ट्रपति जी और हमारे मोदी साहब बैठे हुए थे। जब वहाँ से उन्होंने हमको और कुछ नहीं इस तरीके से क्लैपिंग करी, तो मैं मासू देवता को सबसे ज़्यादा मानता हूँ। वहाँ से मेरे आंसू गिरने शुरू हुए लाल किले तक, क्योंकि मैं लाल किले तक उस पर बैठा ही रहा। बाकी तो कलाकार फिर साइड से निकल जाते हैं जो नीचे होते हैं साइड में, लेकिन जो हम झांकी में थे हम लाल किले तक बैठे रहते हैं। बाबा केदार की जय जय के जयकारे लाल किले तक मिले। और मैं एक ऐसे परिवार से, एक ऐसे गांव से निकलने के बाद जब मैं उनके सामने से गुजरा तो मैंने सोचा मेरा पूरा मानदेय आज मिल गया। वो बड़ा रोमांचित करने वाला पल होगा। भावुक हो गया सर मैं, क्योंकि उससे बड़ा मंच भी कोई था ही नहीं फिर। बट आपने ये महसूस किया कि आज के युवा जो हैं वो अपनी भाषा, लोकगीत, संगीत से दूर होते जा रहे हैं, और ये उनको कैसे इसमें बनाया जाए या हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, इसका अभाव है आज हमारे समाज में। देखिए सर, जो कृत्रिम चकाचौंध है, अभी यहाँ पे कितना बढ़िया उजाला है, लेकिन अब अगर हम अपने संस्कृति वाले घर में जाएंगे तो वही बीमल की लकड़ी की मशाल, लालटेन या चूल्हे का या उसका मशाल का उजाला, तो ये तो बिल्कुल है कि वो उजाला कम है, ये बहुत ज़्यादा है। लेकिन इस चकाचौंध में हमारी आंखें चौंधी आ गई। हम लोग, हमारी माँ 60 साल में भी अगर उस सुई का तागा उस दिए की लौ में लगा लेती थी, और आज हम इतने बड़े रोशनी में भी जो है उसमें जो सुए का है, जैसे खच्चर का वो सिलते हम वो नहीं देख पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमने अपने आप को उस चकाचौंध में अपनी आंखों की रोशनी को कम किया है। और यही वो रोशनी है जो लोक कला पे भी हम लोग मानते हैं कि उस चकाचौंध में संस्कृति पश्चिम के तरफ गई। और ये जो पश्चिमीकरण है सर, वहाँ जाके तो सूर्य भी अस्त हो गया। हम चाहते कि हम पूरब के तरफ रहते, जहाँ हमारे बुजुर्ग, हमारे पितृ, हमारे पुरख हैं, जिन्होंने अपने जीने का जो जीवन था, कला थी, सब कुछ अपने हाथों से तैयार किया था।
चाहे वो घराट हो, चाहे वो खेत हो, चाहे वो बीज हो, चाहे उससे निकलने वाले जड़ी बूटियां हो, अपने को उन्होंने केवल नमक को छोड़ करके, क्योंकि वो समुद्र से निकलता है, हमारे हम होते होते हमारे दादा नाना ने उसके लिए वो साल भर में जाते थे एक बार, बाकी पूरा के पूरा बढ़िया बिल्कुल पूरा खेतों से अपने हाथों से अर्जित करके जीवन जीते थे। और उस गांव के आंगन में इतनी खुशियां थी कि उतनी खुशियां आज हम इतने, अब हम आ गए घूम खार के सब जगह, लेकिन सर उस आंगन से बड़ा सुंदर और अच्छा कुछ भी नहीं है। आप लोगों के सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? सम्मान, मंच, या आर्थिक उन्नति का जो मन में एक भाव होता है कि हमारे जीवन में भी आर्थिक उन्नति आए? क्या बड़ा चैलेंज है? लोक कलाकार सर सबसे ज़्यादा तो प्रोत्साहन और तालियां, उसको अगर कोई पीठ थपथपाने वाला मिला तो आज तक मेरे को नहीं मालूम कि किसी भी कलाकार ने झगड़ा किया हो कि मेरे को मानदेय नहीं मिला या मेरे को पैसे नहीं मिले, लेकिन पेट तो कम से कम उसका रहना चाहिए ताकि वो जो है उस जनेऊ को, जो ढोल का जनेऊ है, उसको गले में डाल के खड़ा तो रह सके। तो आज तो मुसीबत ये है कि हमारे उत्तराखंड सरकार की बात करता हूँ मैं, तो अपने बुजुर्गों को ही बोलूँगा, उत्तराखंड सरकार हमारी अपनी है, कि ढोल को राज्य का वाद्य यंत्र घोषित कर दिया, लेकिन जो ढोली है, जो उसको बजाने वाला है, वो कहाँ है? उसके लिए क्या है? अगर वो बजाने वाला, हुनर वाला, जो उसकी विधाओं को जानता है, हमारे यहाँ तो बोलते हैं कि ढोल सागर है, अगर वो ढोल सागर है तो ढोल अपने आप उस सागर की लहर नहीं बना सकता, वो तरंगे, वो वाइब्रेशन, वो उसके हाथों में है ढोली के। तो उस ढोली का संरक्षण भी होना चाहिए, उन परिवारों को खोजना चाहिए जिन्होंने देवी देवताओं को अवतरित किया उस ढोलों की तालों के माध्यम से। वो आदमी को जो है बिल्कुल एक देवता के रूप में अवतरित कर देता है, वो आग में कूद जाता है, वो एक ऐसी उसके ऊपर एक शक्ति आती है कि जो अदृश्य शक्ति बिल्कुल आपके सामने दिख जाएगी, और आज भी गांव में वो प्रमाण सामने है। जागर लगती है ना हमारे यहाँ। उस ढोल को बजाने वाला सर, उस ढोल थाली को पीटने वाला जो हाथ है, जो उसके वो मंत्र उच्चारण की उसकी गति है, वो कहाँ सुरक्षित है? अभी जब मैं सुन रहा था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए थे, वो पूरे जागर के बारे में चर्चा कर रहे थे जी, कि जी। साहब हमारे यहाँ तो साल भर में जागर होती होती थी। जागर एक मात्र गायन विधा नहीं है, उन मंत्रों में वो ताकत है। ये हमारी गांव की गिरिया, गांव का वास्तु, गांव की ठारी और गांव का जो पूरा वातावरण है, वो दुष्टों से, हमारे जो भूत प्रेत है, भूत प्रेत का यही है कि हम लोगों का जो मन है, उनको वो एक प्रकार से सकारात्मक एनर्जी देता है। जब बैठ के कोई जागर लगाएगा, किसी के समझ आए ना आए, लेकिन सर कांपेगा हर आदमी। जब ढोल में हम लोग अपनी वो पंडवानी नाटी बजाएंगे, चाहे कोई भी हो, ऐसा कोई हो नहीं सकता जो थर्राएगा नहीं। ये उस ढोल की ताकत है। लेकिन ढोल तो एक क्रिया है, उसको निकालने वाला तो ढोली है। आप मुझे कुछ सुना सकते हैं? इतनी सारी हमारी बातचीत हो रही है, मैं चाहता हूँ हमारे दर्शकों को आप कुछ सुनाएं। मैं सर गायन विधा का विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आप गाते तो हैं, मैंने सुना है। मैंने 600 से अधिक गीत लिखे हैं जो बड़े बड़े हमारे उत्तराखंड और हिमाचल के कलाकारों ने, 600 से ज्यादा गीत लिखे हैं। जिसमें नरेंद्र सिंह नेगी जी है, 5 गीत उन्होंने भी गाए अलग अलग वर्षों में। हम्म। हिमाचल के जितने बड़े कलाकार हैं, वो बिक्की चौहान हो, मोहन सिंह चौहान हो, इन लोगों ने भी गीतों को गाया है। हमारे यहाँ संतोष खेतवाल जी है, बीरेंद्र नेगी जी है, चंद्र सिंह राय जी थे, तो इन्होंने गाए उसको। हालांकि वो प्रॉपर वो टोन दे नहीं पाए, लेकिन बढ़िया गाया सब लोगों ने। और 600 से ऊपर मैंने जौनसार बावर की जो पहली ऑडियो कैसेट है, पहली, वो सर मैंने बनाई है, नेगी जी ने उसमें सहयोग किया। तो वो भी एक ऐतिहासिक था कि गजमोला नाम था उसका, तो वो वाली कैसेट हमने बनाई। लेकिन मैंने जितने गीत लिखे, उसकी धुन, उसकी जो वो है, वो तो मैं गा के सुनाता हूँ, तभी तो कोई गाता है। तो आप जरा सुनाइए ना कुछ, हमें भी तो सुनाइए। सुनाता हूँ, अब मैं गायक नहीं, मैंने पहले बता दिया। नहीं, कोई बात नहीं। छोटोड़ा बे ओरे जुनो लामोड़ा निपाला रे, काना चुंगो धनुष बाणो शिकारो के चाला रे, हिरणा राम पुकारे बन में, हिरणा राम पुकारेला, रामा राम पुकारे बन में, रामा राम पुकारेला। ये हमारे गोरा घाटी है, लाखा मंडल है, हमारे यहाँ पांडव रहे हैं, तो उस दौरान जब वो भूख प्यास से बिलख रहे तो ये पूरी गाथा है एक, हम लोग इसको गाते हैं। और सर जब गजमोला जिस कैसेट की मैंने बात करी, तो वो पहली कैसेट थी, तो जो मैंने पहला गीत लिखा, एक लाइन उसकी सुनाता हूँ मैं, जो जो मेरी शुरुआत है, जहाँ से ये मासु देवता के ऊपर आरती थी।
होनोड़ी के देवा हाथों जोड़ी माथे टेकी करूं तेरी सेवा होनोड़ी के देवा। सुधा बड़तवाल जी एक यहाँ की पहली गायिका थी। अनुराधा नीला जी, मीना राणा जी, ये तो सब बाद में आए। अब उस समय हम गांव से आए तो देहरादून में हमको एक गायिका मिली केवल, उन सुधा बड़तवाल जी थी। उन्होंने हमारा साथ दिया और उन्होंने ये पहली आरती गाई। और क्या नाम था उनका, वो बांसुरी वादक परसन्ना जी, राजेंद्र परसन्ना जी, अच्छा। उन्होंने म्यूजिक दिया था इसमें। और पहली कैसेट बन के आई थी। तो उसके बाद हम लोग फिर कैसेटें भी बनाते रहे। कम से कम सर 15-16 कैसेटें निकाली हमने टी सीरीज तक से। तब तो इसका ज़माना जाता रहा फिर बाद में। 600 गीत आपने लिखे हैं। लेकिन डॉक्टर भारती, आपके सबसे बड़ा संघर्ष क्या रहा जिसे सोचकर आज भी आप भावुक हो जाते हैं? मेरा सर ये ट्रैक नहीं था बिल्कुल भी। मैं खेलने के कबड्डी खेलता था, कबड्डी खेली भी स्कूल में, लेकिन संगीत मेरा विषय था नहीं। लेकिन मैंने एक बार अपने गांव में एक बार अपने ढोल बजाने वाले को, मेरा भाई भी ढोल बजाता है, मैं आपको फ़ोटो दूंगा उनके। तो जब उनका वो देखा हमने कि किस तरीके से लोक कलाकार के साथ दिक्कतें आती है, रात भर बजाना पड़ता है, शादी में देर रात तक बजाना पड़ता है, 11-12 बजे भी खाना मिले ना मिले, कहाँ मिले कैसे मिले। लेकिन मेरे को ये रहा कि जो ये कला है ये है कीमती, तो इसके लिए जो है इनको आगे लाना चाहिए। मैंने उन कलाकारों को, उन बुजुर्गों को अपने साथ लेके गया। लेकिन सर जैसा आपने कहा कि भावुकता की बात, तो ये थी कि जब हम लोग 35,000 की हाइट पे जहाज में बैठ के उन लोगों को साथ में ले जाके देखा, तब वो लगा हमको कि आज जो है ये उस ढोल भी और उनको भी, वो भी इतने खुश हुए। अब मैं आपको बताऊं सर, मैंने बम्बई उसमें एयरपोर्ट पे उनको सबको जौन सा ड्रेस पहनाई, वो चोड़े वगैरह। अच्छा। और हमने दिल्ली से वहाँ का सफ़र 2 घंटे का वो पूरे ड्रेस में किया। और पूरे सब आप आकर्षण का केंद्र बन गए होंगे पूरे हवाई जहाज में। हाँ, वहाँ वहाँ जब हम उसमें बैठे रहे वेटिंग रूम वगैरह पे ना, तब भी सब हमारी तरफ देखते थे कि ये कौन होंगे। तो हमने कहा कि अगर हम कहीं आज हैं तो इसी की वजह से, इसलिए इसको पहन के रखो। और एक नहीं सर, बहुत सारे मैं आपको प्रसंग तो बहुत सारे लोग आए होंगे फोटो वोटो खिंचाने के लिए। फोटो तो खिंचाते ही थे। फोटो के लिए तो बाद में हम किनारे पे चले गए जब वो सब लोग। और एक प्रसंग सर और है, वो मैं सुनाता हूँ हाँ क्योंकि वो प्लीज मेरे प्लीज। दिल से लगा हुआ है। हाँ। हम एक बार पौंडीचेरी गए, पौंडीचेरी। तो वहाँ हम लोगों ने प्रस्तुतियाँ दी, तो वहाँ हमको दोबारा प्रस्तुति के लिए बुलाया फिर। और मेरे साथ ठेठ वही गाँव के बुजुर्ग थे बिल्कुल साथ में। तो जब वो अपना भाषा बोलते थे, वो हमको आती भी नहीं थी, उन्होंने कहा वंस मोर, तो फिर दोबारा गए। हम तो गलती हो गई कहीं। लेकिन जब बाद में हो गया तो हमने अपने उस प्रोग्राम अधिकारी से पूछा कि दोबारा क्यों भेजा हमको। तो उसने बोला कि हमने कहा था कि जो ये टीम है ये वहाँ से है जहाँ सीधी बर्फ़ गिरती है आसमान से, ये वहाँ से है जहाँ हिमालय, जहाँ शिव जी तपस्या करते हैं। और वहाँ के हैं ये जहाँ से गंगा यमुना निकलती है, जो इनके पास से पहने हुए हैं वहाँ भेड़ वगैरह के उनके बने हुए हैं। तो उन्होंने एक बार फिर से कहा कि इसको फिर से करो। और सर जब हम बाहर निकले तो पुलिस वाले हमको बचा कर ले गए। जो दूर से थे लोग उन्होंने हाथ जोड़े, जो नज़दीक आए उन्होंने स्पर्श कराया सिर, तब भाव आता देखिए, तब ये हाथ कितना पवित्र तब हाथ भाव है। जोड़े। तब हमको ऐसे से लगा कि जो ये संस्कृति जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं ये बहुत कीमती है। आप कह रहे थे ना एक मेरे हृदय के नजदीक बहुत। नहीं, वो यही था। अच्छा। मैंने कहा ये प्रसंग मेरे बहुत हृदय के नज़दीक का था। अच्छा। कि जब उन्होंने ना वो हमको ऐसे हाथ करके फिर हाथ जोड़ते थे ना यूँ, कि ये वहाँ के हैं जहाँ के जो है। मैं समझ गया। हाँ, वो बड़ा भावुक क्षण होता है भाई, तो कि लोग आज भी हमारी आध्यात्मिकता को, हमारे कल्चर को, हमारी संस्कृति के लिए संस्कृति सर को। उन्होंने वो कहा कि शिव भगवान तपस्या करते हैं, बर्फ सीधी गिरती है और वहाँ से गंगा निकलती है बिल्कुल। 33 कोटि देवताओं का वास जिस जगह पे हो, और जहाँ से सीधे माँ गंगा अवतरित होती हो, और यहाँ से निकल के गंगा सागर तक जाती हो, जो 4 धामों की जगह हो, वो अपने आप में, जो हरि का द्वार वो अपने आप में है, जहाँ महासु देवता हो, जो साक्षात शक्ति रूप हैं। बहुत सारे प्रसंग आते हैं। फिर सर संजीवनी बूटी है, जब भगवान राम के भाई बीमार हुए तो वो भी हमारे उत्तराखंड आए, वो भी हमारे यहाँ है। कस्तूरी मृग जो महक पूरे दुनिया में महक रही है, वो कस्तूरी मृग भी हमारे जंगल में है। शेर की दहाड़, सिंगाड़ हाथी की है कि कितना कुछ नहीं है हमारे पास, समुंदर नहीं है। डॉक्टर भारती, मैं सिर्फ आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि कुछ सुझाव जो आपको लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट करने चाहिए अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को बचाने के लिए। सुझाव सर ये है कि मैंने पहले भी कहा कि जो हमारी संस्कृति है वो पतझड़ का मौसम है उसका आजकल।
कि हमारी संस्कृति, क्योंकि अर्थशास्त्र का नियम है कि जिस चीज़ का भाव गिर जाता है वो फिर सस्ते दामों बिकता है। हमारी लोक संस्कृति आज जिस तरीके से हम इसको सस्ता बेच रहे हैं, ये इतनी सस्ती नहीं है। समय ज़रूर हमारा कमज़ोर है, लेकिन संस्कृति कमज़ोर नहीं है। और जिस तरीके से अब इसको एक तरीके से सरकार कर तो बहुत कुछ रही है, लेकिन उसका जैसे इतने कल्चर ग्रुप है संस्कृति विभाग ने बनाए, लेकिन एक भी प्रोग्राम अफसर नहीं है जो जाके देखें कि हमारी जो दल जा रहे हैं, जो प्रस्तुतियाँ दे रहे हैं, उनका उनका आउटपुट क्या है। क्या जो कुमाऊं का छोलिया है वो छोलिया कर रहे हैं, जो छपेली है वो कर रहे हैं, जो झोड़ा वो कर रहे हैं, जो चांचरी है वो कर रहे हैं, वो कलाकार हैं वहाँ के या नहीं है। हमारे गढ़वाल के थड़िया है, चौपला है, तांदी है, नाटी है, हमारी हारूल है, जेंता है, रासो है, पंडवानी है। ये जो कलाकार इसके पुश्तैनी कलाकार है जिसको आपने वहाँ पे पंजीकृत किया है, क्या वो कलाकार वास्तव में मंच तक पहुँच रहे हैं? तो क्योंकि मैं इससे जुड़ा हुआ आदमी, मेरे को पता है कि वो मंच तक सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। तो ये निगरानी होनी चाहिए सर। अगर हमारा लोक बचता रहेगा, आने वाले पीढ़ी उसको उसी रूप में स्वीकार करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। एक जो सबसे बड़ा चैलेंज, और आखिरी में मैं ज़रूर जानना चाहूँगा, जो ये यंग जनरेशन है जो वेस्टर्न म्यूज़िक की तरफ ज़्यादा ललायत है, वो इस अपने कल्चर के प्रति वापस आए, इसकी महत्व को समझे। जो प्रेम आपने किया है वैसा प्रेम हमारी नौजवान पीढ़ी भी करे, उसके लिए आप क्या सोचते हैं, हमें क्या करना? हमारे जो पारंपरिक और पुश्तैनी और ऋतुगत मेले त्यौहार हैं उसको सरकार प्रोत्साहित कर रही है, लेकिन उसमें भी मैं यही कहता हूँ कि उसमें भी उन लोक कलाकारों को, उन लोक कलाकारों से जो रिदम सर वो गाँव में है ना, वो इसमें नहीं है जिसमें लोग थिरक रहे हैं आज। ये हमारा कुछ भी नहीं है। सिंथेसाइजर हमारा नहीं है, कीबोर्ड हमारा नहीं है, कीपैड हमारा नहीं है, की कमारी नहीं है। हमारा ढोल दमाऊ रणसिंगा, हमारा जो आज अभी हमारे 2-3 साजिंदे हैं बहुत बढ़िया, जो बहुत ज़बरदस्त बजाते हैं। तो उससे ज़्यादा वाइब्रेशन उसमें हम दे सकते हैं, उनको थिरका सकते हैं। लेकिन हमारा जो कलाकार है या यंग है, युवा है, इसलिए उधर भाग रहा है कि उसको ऐसा लगता है कि ये ज़्यादा छन के आ रहा है, इसमें उसमें केवल उछल रहा है सर। पश्चिमी संस्कृति वाले में वो केवल उछल रहा है, लेकिन उसको अपने संस्कृति की तरफ आना चाहिए जहाँ पे हम लोग कतारबद्ध तरीके से नाचें, पंक्ति बनाएं, लाइन बनाएं, एक दूसरे के कमर में हाथ डालें। उसके बाद हम लोग अपनी एकता का परिचय दें और कैसे मुस्कुराते हुए जब सब एक साथ अगर 200 लोग गाएंगे तो वो सर वो आवाज़ फिर कितनी अच्छी बनती है। और शायद मैं समझता हूँ वही हमारी लोक आवाज़ है, वही हमारी लोक संस्कृति है। एकल गायन से उतना हम नहीं बचा पाएंगे। आपको लगता है कि जो आप चाहते थे वो आपने अचीव किया है, या आपको लगता है कि कुछ मेरा अधूरा रह गया जिसे मैं हर हाल में पूरा करना चाहता हूँ? मेरी एक इच्छा ये थी कि जो जौनसार बावर हमारा पूरा जनजाति क्षेत्र है, अभी भी वहाँ पर कोई ऐसा एक हमारे पास कला केंद्र नहीं है, कोई ऐसा एक जगह नहीं है जहाँ पे हम खुल के अपने उन कलाकारों को बुला के और वो जो उसकी बारीकियाँ हैं, लोक विधाएँ हैं, उसको आने वाले पीढ़ी को सिखा सके। एक जगह ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे गुरु लोग, जहाँ पे हमारे ऐसे लोग हम बुलाते रहें, उनको वो बताते रहें। तो जो हमारी ऐतिहासिक गाथा है, जो गांव-गांव में जाकर वो बजाया गाया करते थे, वो कम से कम उस जगह आकर के सुरक्षित हो सकती है। तो कुमाऊं में, गढ़वाल में तो ये चीज़ें सुरक्षित हो गई। वहाँ पे संगीत नाटक अकादमी है, वहाँ पे हमारे गीत नाट्य प्रभाग है, तो वो चीज़ें कुछ स्कूलों में आ गई। लेकिन जौनसार में अभी तक ऐसा ना स्कूलों में है, ना हमारा कहीं कला केंद्र है। और आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कमेंट्री भी की है, मुझे मालूम चला। वो सर मेरा एक दूसरा पक्ष है, NCCI नेशनल क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया, उसमें जो अंडर 19 के खिलाड़ी जाते थे, मेरे को मौका मिला और मैंने उसमें बांग्लादेश में, भूटान में, नेपाल में मैंने वो कमेंट्री की। अपने देश में भी जहाँ जहाँ मौका मिला वहाँ गया। एक बार सुनाइए ना, कैसे करते थे आप? बड़ा आनंद है। नहीं, मैं सर हिंदी में बोलता हूँ। हाँ, बाएं हाथ से ओवर द विकेट, बैट्समैन बिल्कुल तैयार है और ये गेंद फेंकी, देखो गेंद में उछाल थी, बैट्समैन एक कदम आ गया है, इसको घुमाना चाह रहे थे लेग साइड में, लेकिन बल्ले का बाहरी किनारा गया, लेकिन भाग्यशाली रहे कि स्लिप और गली के बीच में से गेंद निकल गई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। बहुत अच्छा, बहुत ही आनंद। डॉक्टर नंदलाल भारती, मुझे लगता है कि आप जैसे लोग जिन्होंने हमारी सांस्कृतिक धरोहर के जो झंडा बरदार है, जिन्होंने इसको संजो के रखा है, मुझे लगता है जब तक आप जैसे लोग हैं, आप जैसे लोगों की छाया है, हमारी लोक संस्कृति का प्रचार प्रसार भी होगा
और दुनिया का आकर्षण भी हमारी लोक संस्कृति तरफ हमेशा बढ़ेगा, मुझे पूरा विश्वास है। मैं सर ये चाहता हूँ कि मेरा तो मंच होता है, मैंने कहा ना वो जो सबसे बड़ा मंच था वो केवल उसका 40 फीट का 50 फीट का रहता है, 100 फीट का हो, लेकिन आपका दायरा बहुत बड़ा है। आप हमारे कला को जितना विस्तार दे रहे हैं हमें विश्वास हो जाता है, क्योंकि आपके पॉडकास्ट, आपके ये ऊर्जावान प्राणवान जो शब्द है और आप जिस तरीके से व्याख्या करते हैं हर विषय की, उससे हर चीज़ जहाँ भेजना चाहते हैं हम लोग वहाँ पहुँचा देते हैं। तो मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ कि इतने बड़े चैनल पे और आप जैसे एक ऐसे पुरुष के सामने बैठा हूँ जिन्होंने ना जाने कितनी प्रतिभाओं को निखार के दुनिया से रूबरू कराया है। तो मेरे जौनसार का भी एक छोटा सा कला का जो छोटा था उसको आप इस मंच के माध्यम से विस्तार बट मैं सच बताऊं, अगर उत्तराखंड में चाहे मैं कुमाऊं को बिलोंग करता या जो कोई गढ़वाल से हो, अगर उसे कल्चर समझना है तो उसे जौनसार जाना चाहिए, इस जौनसारी संस्कृति को देखना चाहिए। आपने कहा ना कि एकजुट परिवार, जो सहकारिता का जो भाव है, आज वापस हम सहकारिता की ओर जा रहे हैं, तो सहकारिता का भाव है वो मुझे लगता है वो आप लोगों ने आज भी उसको संजो के रखा है। वो जो पूरा परिवार एकजुट आपका है, वो अद्भुत एग्जाम्पल। बम्बई में सर कोई ऑल्टो खरीदेगा तो दिखाने के लिए वो गांव लेके आएगा, क्योंकि उसको जो तालियां प्रोत्साहन जो बोलेंगे कि ये बेटे ने कुछ किया, तो वो गांव से प्रमाण पत्र मिलता है। शायद यही वो जड़ें हैं जो जोड़ के रखे हुए हैं हर आदमी को। डॉक्टर नंदलाल भारती, बहुत मैं आपका धन्यवाद करूंगा और आशा करूंगा कि आपका स्नेह प्रेम जो है, आपका आशीर्वाद हमें ऐसे ही मिलते रहे। आपको सर बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं बिल्कुल भाग्यशाली हूं कि आपके सामने मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं कि आप जैसे महापुरुष हमारे साथ आए। और मुझे लगता है भारत सरकार को मैं ज़रूर कहना चाहता हूं, अपनी राज्य सरकार को भी और भारत सरकार को भी, जब हम पद्म पुरस्कारों की बात करते हैं, मुझे लगता है ये जो ऐसी शख्सियतें हैं ना हमारे पास, ये सही मायने में मैं कहूँ कि पद्म पुरस्कारों की हकदार हैं, जिन्होंने अपना जीवन खपा दिया साहब अपनी लोक संस्कृति को बचाने के लिए। और एक बार जवाहरलाल नेहरू से पूछा था कि साहब आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है, उन्होंने कहा था कि हमारी जो सांस्कृतिक पहचान है ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और हमारी सांस्कृतिक पहचान और जौनसारी सांस्कृतिक पहचान के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं डॉक्टर नंदलाल भारती, जिनके साथ हमने पूरा पॉडकास्ट किया। बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अंतिम बात बोलता हूँ कि जहाँ पे संस्कृति जिंदा रहेगी वहाँ पे आतंकवाद कभी नहीं होगा, वहाँ पे दहशतगर्दी कभी नहीं होगी, वहाँ हमेशा प्रेम पनपेगा, और उस प्रेम को जिंदा रखने के लिए ये आदान प्रदान बना रहना चाहिए। बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों का हमारे इस खास पॉडकास्ट को देखने के लिए।